नमस्कार, मैं अनिल सक्सेना कैपिटल गेन्स के फोर्थ पार्ट के साथ आज उपस्थित हूँ। कैपिटल गेन्स के इससे पहले वाली प्रेजेंटेशन में कैपिटल गेन्स पार्ट 3 में हमने एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को कैलकुलेट करने का चार्ट डिस्कस किया था और उस चार्ट के शुरू में जो चार्ट जहाँ से आरंभ होता है वहाँ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स की बात थी। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन संपत्ति को हमने कितने रुपए में बेचा और उसको बेचने के संबंध में होने वाले व्ययों के संबंध में इनकम टैक्स रूल्स की चर्चा हमने अपने पिछले पार्ट में की थी। जब हम चार्ट को ऊपर से कवर करना शुरू करते हैं तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब किसी एसेट को प्राप्त करने की लागत। जब हम किसी एसेट को खरीदते हैं, प्राप्त करते हैं, तो कितना प्राइस हमने उसके लिए पे किया, कितने पैसे हमने उसके लिए दिए, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाता है। यूं तो ये सुनने में बड़ा आसान लगता है कि संपत्ति को प्राप्त करने की लागत यानी कि प्राइस पेड फॉर एक्वायरिंग द मनी, एक्वायरिंग द एसेट। लेकिन जब कुछ इनकम टैक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर हम जाते हैं तो कैपिटल गेन्स के पर्पस से कुछ विशेष तरह की एसेट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विशेष नियमों के अनुसार निर्धारित की जाती है। तो हम आज के इस एपिसोड में ये डिस्कस करेंगे कि कुछ वो कौन कौन सी विशेष तरह की संपत्तियां हैं जिनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को निर्धारित करने के लिए विशेष तरह के नियम हैं और वो नियम क्या है। सबसे पहले हम आज अपना डिस्कशन आरंभ करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स से। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स का तात्पर्य हम लोग जानते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 63 जो है वो बोनस शेयर्स को डील करती है। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कभी कभी अपने फ्री रिजर्व्स में से कुछ शेयर्स फ्री में अलॉट कर सकती है। बिना कुछ प्राइस के वो अपने लाभों के वितरण के स्थान पर कुछ अनइश्यूड शेयर्स को अपने वर्तमान अंशधारियों को बिना पैसे लिए मुफ्त में बोनस अंशों के रूप में जारी कर देती है। इस प्रकार से विदाउट एनी कॉस्ट इशू किए गए बोनस शेयर्स जब किसी अंशधारी के पास, शेयर होल्डर के पास आते हैं और उन बोनस शेयर्स को जब वो बेचता है, ट्रांसफर करता है, तो उससे उत्पन्न होने वाला कैपिटल गेन्स कैलकुलेट किया जाता है और उस कैलकुलेशन के अंदर हमको उन बोनस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी निर्धारित करनी होती है। जब हम बोनस शेयर्स को बेचते हैं तो हमें उसका कुछ कंसिडरेशन प्राप्त होता है। उस कंसिडरेशन में से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के रूप में क्या घटाएंगे, बोनस शेयर्स की प्राप्त करने की लागत क्या मानेंगे, इस संबंध में इनकम टैक्स का नियम बहुत साफ है। हम सबसे पहले यह देखते हैं कि वो बोनस शेयर्स हमें कब अलॉट हुए। करदाता को यदि बोनस शेयर्स जिनको वो बेच रहा है वो 1 अप्रैल 2001 या उससे पूर्व आवंटित किए गए हैं, तो ऐसे बोनस शेयर्स की 1 अप्रैल 2001 की जो फेयर मार्केट वैल्यू है, उचित बाजार मूल्य है, वह उस उन बोनस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाता है। और यदि ट्रांसफर किए गए बोनस शेयर्स 1 अप्रैल 2001 के बाद अलॉट किए गए हैं तो ऐसे बोनस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो होती है। वास्तव में बोनस शेयर्स के लिए अंशधारी कभी भी कोई पैसा नहीं देता, लेकिन 1 अप्रैल 2001 या उससे पूर्व जारी किए गए बोनस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम 1 अप्रैल 2001 का उचित बाजार मूल्य मानते हैं। लेकिन 1 अप्रैल 2001 के बाद आवंटित किए गए, इशू किए गए बोनस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो होती है। तो ये थे नियम बोनस शेयर्स के संबंध में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निर्धारित किए। जैसे कंपनी अपने अंशधारियों को फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस शेयर्स निर्धारित कर देती है, उसी प्रकार से अगला नियम है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर्स। कंपनीज एक्ट की सेक्शन 62 राइट शेयर्स को डील करती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राइट शेयर्स होता क्या है। जब कोई कंपनी पहली बार, नई कंपनी पहली बार अपना सार्वजनिक
सार्वजनिक निर्गमन यानी कि पब्लिक इशू लेके आती है, तो कंपनी ओपन मार्केट में जाके सर्वसाधारण के सामने, जनरल पब्लिक के सामने अपने शेयर्स को ऑफर कर सकती है। और वो इनिशियल पब्लिक इशू सारी जनता के लिए होता है, और उसको हम पब्लिक इशू कहते हैं। एनीबडी who is a share existing shareholder or not an existing shareholder, who he can apply for the shares, and this is the issue for a general public, not specifically for certain shareholders or certain persons. But when company has already issued an initial public issue, और कंपनी अपने बाजार का विस्तार करने के लिए, अपने कैपिटल का विस्तार करने के लिए, अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए जब अपने अनइश्यूड शेयर्स को दोबारा मार्केट में लाती है, सब्सिक्वेंट इश्यूज, आगामी जो निर्गमन है, पहले निर्गमन के बाद, क्योंकि पहले निर्गमन के समय कंपनी के कोई वर्तमान अंशधारी नहीं होते, उससे पहले कंपनी के कोई अंशधारी नहीं थे, वो पहला निर्गमन था, तो हमने सर्वसाधारण के सामने, जनरल पब्लिक के सामने उसको ऑफर किया। लेकिन जब कंपनी अपने सब्सिक्वेंट इश्यूज लाती है, आगामी इश्यूज लाती है, तो उस समय कंपनी के पास ऑलरेडी पहले के अंशधारी होते हैं। तो कंपनीज एक्ट की सेक्शन 62 ये कहती है कि जब सब्सिक्वेंट इश्यूज लाए जाएं, तो उसका पहला ऑफर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाए। वो सर्वसाधारण को, जनरल पब्लिक के सामने हम पेश नहीं कर सकते, हम अपने वर्तमान अंशधारियों के सामने पहला राइट देते हैं, उनको पहले अधिकार देते हैं कि यदि वे कंपनी में अपना निवेश बढ़ाना चाहें और अंशों को सब्सक्राइब करना चाहें, तो कंपनी के ऑफर किए गए प्राइस पर उन अंशों को सब्सक्राइब करने का पहला अधिकार उन वर्तमान अंशधारियों का होता है। तो राइट शेयर्स के रूप में जब किसी अंशधारी को शेयर प्राप्त होते हैं, तो कंपनी बोनस शेयर की तरह उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देती। कंपनी उन शेयर्स का एक प्राइस फिक्स करती है और अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के सामने ऑफर करती है कि इफ दे आर इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, देन दे कैन पे टू द कंपनी द ऑफर्ड प्राइस एंड दे कैन गेट द शेयर्स ऑन प्रेफरेंस बेसिस। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के समक्ष ऐसा कि जो अधिकार उनको दिया जाता है, उनके समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखा जाता है, उसको हम राइट इशू ऑफ शेयर्स कहते हैं। जब हम जब कोई अंशधारी ऐसे ऑफर को स्वीकार करता है और कंपनी को के दिए गए राइट्स को इस्तेमाल करता है और कंपनी के अंश खरीदता है, तो उसे कंपनी को दिया हुआ प्राइस, जो प्रेस्क्राइब्ड प्राइस है, वो पे करना होता है। उन राइट शेयर्स को जब वो बेचता है, तो उसको प्राप्त करने की लागत वो लागत होती है जो उसने कंपनी को पे की है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जिस अंशधारी के पास शेयर्स का राइट आया, वो स्वयं कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट को और आगे न बढ़ाना चाहे या और उसका विस्तार न देना चाहे, तो वो अपने राइट को एक्सरसाइज करने की में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो राइट एक ट्रांसफरेबल नेगोशिएबल राइट होता है, जो किसी अन्य के पक्ष में रिनाउंस किया जा सकता है, किसी को एंडोर्स किया जा सकता है। तो अंशधारी जब उस राइट को स्वयं एक्सरसाइज करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो किसी ऐसे जनरल व्यक्ति के पास जो कंपनी में निवेश करने का इच्छुक हो, लेकिन वो कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं हो और उसको मूल रूप से ये अधिकार प्राप्त नहीं हुआ हो, लेकिन वो किसी अन्य व्यक्ति से अधिकार को खरीद के अपने राइट का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो राइट है, वो एक रिनोंसिएबल, वो एक एंडोर्सेबल राइट है, जो किसी सामान्य व्यक्ति को एंडोर्स किया जा सकता है। अब ऐसा व्यक्ति जो ऐसा राइट बाजार से खरीद के फिर कंपनी को शेयर्स के लिए अप्लाई करता है, तो उसे दो प्राइस पे करने पड़ते हैं। एक प्राइस जो उसने राइट को परचेज करने के लिए उसके राइट होल्डर से को पे किया, दूसरा प्राइस जो कंपनी को उसने पे किया शेयर्स की का मूल्य। तो ऐसे अंशधारी जिसने राइट को पहले परचेज किया फिर कंपनी से शेयर्स परचेज किए, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर्स होगा प्राइस पेड फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ राइट प्लस प्राइस पेड टू द कंपनी फॉर द राइट शेयर्स। लेकिन जब किसी मूल अंशधारी, जब किसी खुद एक्चुअल राइट होल्डर को ऐसे अंश आवंटित किए जाते हैं, तो उसके लिए राइट शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है ओनली प्राइस पेड टू द कंपनी फॉर द राइट शेयर्स, क्योंकि उसे राइट खरीदना नहीं पड़ा, उसके नाम तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होने के नाते ऑलरेडी राइट आया था। तो आज हमने नियम जाने बोनस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और राइट शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसके साथ ही
ही हम कभी कभी इंटेंजिबल एसेट्स यानी कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क इत्यादि जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, उनकी भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को निकालने में कंपनीज एक्ट के नियमों में कंफ्यूज हो जाती है। तो इसका बड़ा बिल्कुल सिंपल फंडा है कि यदि आपने इंटेंजिबल एसेट या गुडविल स्वयं निर्मित की है, सेल्फ जनरेटेड है, तो फिर ऐसी इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो यानी कि निल मानी जाती है। लेकिन यदि आपने किसी पेटेंट के लिए, किसी गुडविल के लिए, किसी ट्रेडमार्क के लिए, किसी इंटेंजिबल एसेट्स के लिए आपने कोई प्राइस पे किया है, उसको परचेज किया है, गुडविल परचेज्ड, ट्रेडमार्क परचेज्ड, तो एक्चुअल प्राइस पेड फॉर दैट इंटेंजिबल एसेट उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाती है। सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो जीरो होती है, और परचेज्ड इंटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअल प्राइस पेड मानी जाती है। तो हम इसी तरह से आगे भी अपनी चर्चा जारी रखेंगे कि कुछ विशेष प्रकार की संपत्तियों की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनकम टैक्स के विशेष नियमों के साथ निर्धारित की जाती है। और ऐसी जब हम विशेष तरह की सारी संपत्तियों की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के संबंध में नियम जान लेंगे, उसके बाद हमारे लिए उस चार्ट के अनुसार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का कैलकुलेशन करना आसान होगा। आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।